Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the part 2 of chapter 2 of your class 12 NCERT Sociology subject. The book's name is Indian Society and the chapter's name is The Demographic Structure of the Indian Society. We have already covered the part 1 of this chapter and you will find a link in description of this video. तो उस link के through आप part 1 को access कर सकते हो. Otherwise there will be a playlist on my channel with the name of class 12 Sociology. तो उसके through भी मैं जितने भी videos आने वाले time में भी upload करूँगा वो वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो. दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. व्हाइल आई वाज इन अ लॉ स्कूल, जब मैं कॉलेज के अंदर था तो हमें लॉ और सोसाइटी के बारे में एक साथ पढ़ाया जाता था. मतलब BA LLB के अंदर सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था. सो दैट आई हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दैट, letting you know about this particular series, so it is a complete explanation series and all the extracts which I am using or the PDFs which I am using are taken from your NCERT books only. All the graphs and maps which are being given in your NCERT books are also included in these PPTs. और इन जो PPTs को एक्सेस करने का जो सोर्स है, जो एक टेलीग्राम सोर्स है, उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ पार्ट 1. तो वी डिस्कस दीज ऑल टॉपिक्स इन पार्ट 1. आई एम नॉट रीडिंग देम आउट जस्ट बिकॉज वी हैव टू सेव टाइम. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे. यू विल गेट अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट 1. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर और द पार्ट 2. तो इस लेक्चर के थ्रू हम ये वाला जो चैप्टर है, वैसे तो काफी लेंथी चैप्टर है बट स्टिल वी विल बी एबल टू कंप्लीट द होल चैप्टर बाय दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो पहला जो टॉपिक आज का होगा दैट इज साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेथ रेट्स इन इंडिया. उसके बाद में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बर्थ रेट्स इन इंडिया. उसके बाद में एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया. उसके बाद में लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, रूरल अर्बन डिफरेंसेज एंड फाइनली द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया. सो दीज ऑल आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स ऑफ दिस लेक्चर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. तो यहाँ पे देखिए, जो हमने लास्ट सेंसस करवाई थी, जो लास्ट जनगणना हुई थी हमारे देश के अंदर, दैट वाज कंडक्टेड इन 2011 और उसके हिसाब से जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी दैट वाज 121 करोड़, दैट इज 1.21 बिलियन, मेकिंग इंडिया द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. तो 2011 के अंदर इंडिया वाज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. अगर हम बात करें 2025 की, वी डोंट हैड अ सेंसस इन 2021 बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड सर्टेन अदर रीजंस. सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा. बट इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन टुडे, जो एक एस्टिमेट है, उसके हिसाब से इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे. ओके, उसके बाद में देखिए हिस्टोरिकल ग्रोथ ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत में 1901 से लेकर 1951 तक मॉडेस्ट ग्रोथ हुई थी. रीजन ये था कि जो बर्थ रेट्स है वो हमेशा से काफी हाई रही है हमारे देश के अंदर. बट उस टाइम पे, जब ये 1901 से 1951 का पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे डेथ रेट्स भी लगभग सेम थी. तो यहां पे देखिए द पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्ड रिलेटिवली मॉडेस्ट, नेवर एक्सीडिंग एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 1.33%. तो इस टाइम पे कोई ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही थी बिकॉज बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी. तो इन दोनों के बीच में फर्क जो था वो 1.33% का ही था. उसके बाद में 1911 से लेकर 1921 के बीच में इंडिया एक्सपीरियंस ओनली पीरियड ऑफ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू अ डिवास्टेटिंग पैंडेमिक. जैसे कोविड-19 पैंडेमिक नहीं आया था, उसी तरीके से 1919 से लेकर 1920 उस टाइम पे एक स्पेनिश फ्लू नाम का पैंडेमिक आया था. उसके अंदर लगभग 12.5 मिलियन पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी, या फिर लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों की डेथ हो गई थी. तो इस वजह से 1911 से 1921 के बीच में वी एक्सपीरियंस्ड अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ. उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस सर्च की अगर हम बात करें तो 1961 टू 81 के टाइम पे इंडिया विटनेस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2.22% तक पहुंच गई थी एट इट्स पीक. बिकॉज जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इंप्रूव कर गया था, बट जो बर्थ रेट्स है वो काफी धीरे धीरे डिक्लाइन हुई और जो डेथ रेट है वो काफी तेजी से डिक्लाइन हो गई थी. तो दैट्स व्हाई वी विटनेस द वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड. तो पॉपुलेशन ग्रोथ सर्ज टू 2.2% एनुअली, इंडिकेटिंग अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फॉलोइंग इंप्रूवमेंट्स इन द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इसका जो फर्दर डिटेल्स जो है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की, वो हम एक बार देख लेते हैं. तो 1980s के बाद में क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाई है बट डिक्लाइनिंग है, मतलब एक तरीके से डिक्लाइन कर रही है. जो 1960s 70s में हमारी ग्रोथ रेट रहती थी उतनी नहीं है, बट स्टिल इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज वेरी हाई. ऑल्दो द ग्रोथ रेट हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 1980s, इट रिमेन्स हाईएस्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो 1931 तक क्या था, इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. जो पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया था, इट वाज अ प्रॉपर टॉपिक. तो इंडिया फर्स्ट
स्टेज के अंदर हुआ करता था जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों काफी हाई थी, इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा नहीं होती थी। उसके बाद में इंडिया शिफ्टेड टू द सेकंड स्टेज जिसके अंदर डेथ रेट है उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है, बट बर्थ रेट है वो इतनी कंट्रोल में नहीं आई है। सो दैट्स व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस आफ्टर 1931 चार्ट्स रिप्रेजेंट द डाइवर्जन ऑफ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आफ्टर 1931 मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टू द सेकंड फेज। तो प्री 1931 में क्या होता था, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, और पोस्ट 1931 के बाद में क्या हुआ, हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया तो उसकी वजह से डेथ रेट काफी शार्पली डिक्रीज हुई और बर्थ रेट है वो काफी स्लो तरीके से डिक्रीज हुई, बिकॉज बर्थ रेट्स को कम करने में काफी सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स लगते हैं, कोई एक चीज से वो नहीं हो पाता, वो टाइम के साथ होता है। अगर हम इस चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट वाज द हाईएस्ट इन 1971 2.22%। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2001 की हमारी सेंसस थी दैट इज 1.9% पर एनम की ग्रोथ है, और 2011 में वी हैड 1.63% की ग्रोथ। सो इट इज डिक्लाइनिंग बट स्टिल इट रिमेन्स वेरी हाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेथ रेट्स इन इंडिया। डेथ रेट्स को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो शुरुआत में इंडिया के अंदर डेथ रेट बहुत ज्यादा थी 1901 से लेकर 1930s तक, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक्स, फेमाइंस, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। लेटर ऑन हमने उन सारी चीजों को इंप्रूव कर लिया। तो दीज आर द फैक्टर्स, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो डिक्लाइन इन डेथ रेट इज प्राइमरीली ड्यू टू बेटर कंट्रोल ओवर फेमाइंस एंड एपिडेमिक डिजीजेस, मतलब हमने डिजीजेस के ऊपर काफी अच्छे से कंट्रोल किया है, फेमाइंस को हमने कंट्रोल कर लिया, इस वजह से डेथ रेट्स हमारे देश में कम हो रही है। हिस्टोरिकल आउटब्रेक्स सच एज स्मॉल पॉक्स, कोलेरा एंड स्पेशली द स्पेनिश फ्लू, जिसके बारे में हम पहली स्लाइड के अंदर बात कर रहे थे, इट किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट हैड डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉपुलेशन। और एक डेकेड तो ऐसा था 1911 से 1921 वाला, उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव भी चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए कि स्मॉल पॉक्स है ये तो लगभग 300-400 साल तक चला था ये वाला जो पेंडेमिक है। कॉलेरा इज देयर, प्लेग इज देयर, तो लॉट ऑफ पेंडेमिक्स वर देयर, तो उसकी वजह से काफी लोगों की डेथ होती थी क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, लोगों को टाइम पे इलाज नहीं मिलता था, इस वजह से काफी लोगों की डेथ हो जाती थी। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एडवांसेस, तो इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, जैसे पोलियो वगैरह के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, या फिर कोई भी बच्चे का बर्थ होता है तो लॉट ऑफ वैक्सीन्स आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू दैट चाइल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट। अगर पैसे देके करवा रहे हो तो करवा सकते हो, अदरवाइज गवर्नमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैक्सीन्स वगैरह लगवाती है, जिससे बच्चों के अंदर बीमारियां कम होती है और जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो काफी लो हो जाती है, मतलब काफी कम बच्चों की डेथ होती है। उसके बाद में सैनिटेशन, इंप्रूवमेंट इन हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसकी वजह से भी अगर हाइजीन इंप्रूव होगा तो ऑब्वियसली बात है बीमारियां कम फैलेगी, तो लोगों की डेथ कम होना चालू हो गई। उसके बाद में पब्लिक हेल्थ एडवांसेस, इसके बारे में अपन 3-4 बार बात कर चुके हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लार्ज हेल्थ प्रोग्राम्स रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज the continued version of factors influencing death rates in India. तो disease like malaria, TB, diarrhea remain major health concerns. हमने काफी improvement किया है, but still we cannot say we are completely up to the mark. अभी भी malaria हो गया, TB हो गया, cholera हो गया, apart from that dengue, chikungunya, these diseases are there which are haunting our healthcare system. Recent outbreaks की अगर हम बात करें तो plague फैला था सूरत के अंदर 1994 के अंदर। apart from that dengue is there, chikungunya is there, jaundice भी एक काफी बड़ा रीजन है काफी लोगों की डेथ का, तो दीज ऑल सिनेरियोज आर आल्सो देयर। उसके बाद में इंपैक्ट ऑफ फेमाइंस की अगर बात करें तो फेमाइंस आर बीइंग कॉज्ड बाय पॉवर्टी, मेलन्यूट्रिशन, पुअर ट्रांसपोर्ट एंड वीक स्टेट रिस्पॉन्सेज। स्टेट रिस्पॉन्सेज का मतलब है सरकार टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाई तो भी किसी जगह पे फेमाइन आ सकता है। अमर्त्य सेन, ही वाज अ वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट, इन्होंने क्या कहा, फेमाइंस अराइज फ्रॉम लैक ऑफ फूड एक्सेस नॉट जस्ट स्कैरसिटी। तो इन्होंने क्या बोला, स्कैरसिटी इज नॉट द ओनली रीजन, लोगों को फूड एक्सेस नहीं है। जैसे मान लो यूपी और बिहार के अंदर बहुत ज्यादा फूड है, बट राजस्थान इज फेसिंग अ फेल्ड मॉनसून, या फिर मतलब मान लो क्रॉप इतनी अच्छे से नहीं होती है और वहां से खाना यहां तक पहुंच नहीं पाया राजस्थान तक, तो क्या हो सकता है, राजस्थान के अंदर फेमाइन आ सकता है, बिकॉज स्टेट मतलब सरकार अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। उसके बाद में मिटिगेशन एफर्ट्स क्या क्या किए हमने, तो ग्रीन रिवोल्यूशन, इंप्रूव्ड इरिगेशन, फास्टर कम्युनिकेशन एंड स्टेट रिलीफ रिड्यूस द डेथ्स कॉज्ड बाय फेमाइन। Yet starvation persists in backward regions, prompting schemes like नरेगा टू टैकल रूरल हंगर। तो हमने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम से, मनरेगा नाम से एक लॉ बनाया था। इससे हम जो
रूरल पॉपुलेशन है उनको साल में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो पैसे कमा के खाना वगैरह खरीद सकते हो। तो फेमाइन इस वजह से भी काफी कम हुआ है। तो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेथ रेट इन इंडिया। अब जो अगला चीज है दैट इज रिगार्डिंग एक्सेस टू नोट्स एंड पीडीएफ्स। तो वॉट एवर द अपडेट्स विच आई एम पोस्टिंग ऑन माई चैनल्स, एक्चुअली आई ओन 2 चैनल, एक तो क्लैट से रिलेटेड है दैट इज बीइंग सौरभ राजविवाल एनालिस्ट जोधपुर, और ये वाला जो चैनल है दैट इज सौरभ राजविवाल सीयूईटी एंड बोर्ड्स, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड बात करता हूँ मोर और लेस रिगार्डिंग ह्यूमैनिटीज। तो इनके जितने भी नोट्स और पीडीएफ्स मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम पोस्टिंग देम ऑन अ टेलीग्राम चैनल विद द नेम ऑफ सौरभ राजविवाल सीयूईटी एंड क्लैट। अगर आप ये टाइप करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसके अंदर सारे नोट्स, अपडेट्स और जो भी वीडियोस वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ, यू कैन एक्सेस देम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बर्थ रेट्स इन इंडिया। तो बर्थ रेट्स को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? तो बर्थ रेट्स रिमेन रिलेटिवली हाई एज they are deeply rooted in traditional socio-cultural norms, including preferences for larger families and male children. तो देखो बर्थ रेट्स जो है वो इतनी आराम से डिक्लाइन नहीं होती जितनी आराम से डेथ रेट डिक्लाइन हो जाती है। जैसे कोई देश है अगर उसने अपना हेल्थ केयर सुधार लिया, फेमाइंस पे कंट्रोल कर लिया, वैक्सीनेशन वगैरह की ड्राइव्स अच्छे से चला ली, तो डेथ रेट है वो तो कंट्रोल में आ जाएगी। बट बर्थ रेट जो है वो एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है और इसको इंप्रूव करने में, मतलब इसको डिक्रीज करने में काफी टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखिए बर्थ रेट टेंड टू डिक्रीज विथ एक तो इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर कोई फैमिली इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होगी तो ऑब्वियस सी बात है दे विल प्रिफर लेस किड्स इन देयर फैमिली, ताकि वो उनको अच्छे से एजुकेट कर पाए और अच्छे से अपनी फैमिली को प्लान कर पाए। फिर हायर फीमेल एजुकेशन लेवल्स, अगर फीमेल्स का एजुकेशन लेवल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है बर्थ रेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसके बाद में लोअर इन्फेंट मॉर्टेलिटी। पहले क्या होता था, बच्चों की डेथ बहुत ज्यादा हो जाती थी तो पीपल टेंडेड टू हैव लॉट ऑफ किड्स बिकॉज चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हुआ करते थे कि 5-6 साल की उम्र में सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस वजह से पीपल यूज टू हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। अब ऐसा नहीं है, अब ये सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, बट एक पुराने डेटा के हिसाब से बात करें तो पहले लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी हुआ करती थी। मतलब राइट नाउ वी हैव लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी व्हिच रीअश्योर्स द पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड सर्वाइवल। पहले ये काफी हाई थी। बेटर एक्सेस टू एंड अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स। अब लोगों को पता भी चल रहा है कि कम बच्चे अगर होंगे तो उनको बेटर वे में एजुकेट किया जा सकता है, बेटर वे में उनको पाला जा सकता है। तो नाउ पीपल आर प्रेफरिंग लेस चिल्ड्रन। कई लोग तो एक बच्चे पे भी आजकल सेटिस्फाई हो जाते हैं या फिर और मतलब बच्चे मतलब प्रोड्यूस नहीं करते। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बर्थ रेट्स आर डिक्लाइनिंग, बट कोई टाइम पे इंडिया के अंदर ये बहुत हाई हुआ करती थी, इस वजह से हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटिन्यूड वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रीजनल डिस्पैरिटीज की अगर हम बात करें ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट्स, तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 है और जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 माना जाता है। मतलब एक कपल होता है, सपोज दैट अ कपल इज देयर, तो दे आर 2 पीपल, तो इफ दे आर हैविंग मतलब 2 किड्स, तो एक रिप्लेसमेंट लेवल आ गया ना कि मम्मी पापा को उनके 2 बच्चों ने रिप्लेस कर लिया, तो पॉपुलेशन सेम रहती है। तो एक हेल्दी रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का माना जाता है ऑफ आउट ऑफ 2 पीपल, क्योंकि कुछ लोगों की डेथ वगैरह भी हो जाती है, तो इसको एक हेल्दी रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के अंदर ये रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत कम है, दैट इज 1.7। केरला ऑल्सो हैज बिलो रिप्लेसमेंट लेवल TFR, जबकि अगर हम हाई TFR की बात करें तो बिहार के अंदर 3.3 पर 2 पीपल या फिर पर कपल 3.3 बच्चों का जन्म हो रहा है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर 3.1 है, MP के अंदर 2.8 है, राजस्थान के अंदर 2.7 है। एंड दीज states are experiencing significant growth of population as of now as well। तो उसके बाद में अब अगला जो टॉपिक है that is also continued version of this particular topic, that is the factors influencing birth rates in India। अब जो क्रूड बर्थ रेट है पर 1000 पीपल कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, तो नेशनल एवरेज 19.5 है, रूरल एरियाज में 21.1, अर्बन एरियाज में 16.1, बिहार और यूपी के अंदर ये काफी ज्यादा है, दैट इज 25.5 एंड 25.1 रेस्पेक्टिवली। फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें तो यूपी और बिहार की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ने वाली है। यूपी अलोन में अकाउंट ऑफ 22% ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब आप यहां पे सोचोगे कि सर ये लिखा हुआ है कि मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका 50% तो यहां से हो रहा है, यूपी ऐसे कैसे कर रहा है? तो जो टोटल ग्रोथ इंडिया की पॉपुलेशन में होगी ऑल ओवर इंडिया, उसका 22% जो है वो यूपी अकाउंट करेगा। उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ग्रुप्स रिफ्लेक्टिंग वेरिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड होते हैं। जो प्रॉस्पेरिटी वाले स्टेट्स होते हैं, जो थोड़े अमीर स्टेट्स होते हैं, वहां पे ये थोड़ी लो होती है ग्रोथ रेट, और जो थोड़े से गरीब स्टेट होते हैं या पिछड़े हुए स्टेट होते हैं वहां पे
ग्रोथ रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जबकि केरला के अंदर वो कम है, पंजाब के अंदर वो कम है, हरियाणा के अंदर वो कम है। तो दैट इज द सिनेरियो। सो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस टॉपिक एज वेल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बर्थ रेट्स इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो अगर हम एज स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिकल डेटा, बिकॉज अगर एज स्ट्रक्चर का हमें एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कि हमारे पास 0 to 14 की पॉपुलेशन कितनी है और एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है, तो हम हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को और बूढ़ों को ही हेल्थ केयर ज़्यादा चाहिए होता है, जवानी में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। और अगर हम बात करें एजुकेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की, तो बच्चों के लिए हमें एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दैट्स वाई वी नीड दिस डेटा। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो इंडिया कंटिन्यूज टू हैव अ यूथफुल पॉपुलेशन विद लोअर एवरेज एज देन मेनी अदर कंट्रीज। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जनरली काफी यूथ पॉपुलेशन मानी जाती है। शिफ्टिंग एज कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो 0 to 14 का जो एज ग्रुप है, जो बच्चों का एज ग्रुप है, वो 1971 में 42% हुआ करता था, जबकि 2011 में वो 29% हो गया। अब यहाँ पे देखो, द पॉपुलेशन इज एजिंग ग्रेजुअली, लेकिन हमारी जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रही है। इस वजह से जो 0 to 14 वाला एज ग्रुप है, जो बच्चे हैं, वो उनका रेशियो कम हो रहा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। अब 15 to 59 वाली जो वर्किंग एज ग्रुप है, ये 53 से 63% तक पहुंच गई है। फिर उसके बाद में एल्डरली पॉपुलेशन है, दैट रोज टू 7% फ्रॉम 5%। अब 2026 के प्रोजेक्शन, मतलब अगले साल आपका बोर्ड एग्जाम वाला जो ईयर है, उसके प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये जो 0 to 14 वाला एज ग्रुप है, बच्चों वाला जो एज ग्रुप है, वो 29 से 23% तक डिक्लाइन कर जाएगा। 60+ वाला जो एज ग्रुप है, दैट विल राइज टू 12%। अगर हम इस डेटा की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 1961 में वी हैड 41% ऑफ किड्स इन आवर कंट्री जो 0 to 14 ईयर्स के थे। 2026 में ये 23 हो जाएंगे। 15 to 59 वाला जो है ये बढ़ रहा है, इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, जो आगे चल के डिक्रीज हो जाएगा। और जो एजेड ग्रुप है, दैट इज 12% इन 2026, और 2011 में 8% ये हुआ करता था। दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द डेटा। दिस पार्ट इज वेरी डेटा ड्रिवन एक्चुअली, बट स्टिल जो है पढ़ना तो पड़ेगा, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एग्जाम में तो यही आना है। अब ग्रेजुअल एजिंग तो वही है, पॉपुलेशन किसी टाइम पे लोग पैदा हुए हैं तो वो बूढ़े तो हो गई। तो पैटर्न इंडिकेट स्लो बट स्टडी एजिंग ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टिंग बोथ यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एज ब्रैकेट्स। रीजनल वेरिएशंस की बात करें, तो केरला के अंदर यंग पीपल कम है और एल्डरली पीपल ज्यादा है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होते हैं। और यूपी के अंदर यूथफुल पॉपुलेशन ज्यादा है, और इंडिया का जो एज कॉम्पोजिशन है, ये इन दोनों सेगमेंट के बिटवीन ही फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद में डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल। तो देखो, इंडिया के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इंडिया हैज गॉट अ पोटेंशियल to drive its economic growth because we have a lot of people who can work in our and contribute to our economy। but उसके लिए भी जो पॉलिसी डिसीजंस है वो इस तरीके से लेने पड़ते हैं कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इन्वेस्ट करो, तभी ये काम आता है। तो यहाँ पे देखिए, द लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउएवर रियलाइजिंग दिस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सेट्रा। सो दिस इज अबाउट द एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू the next topic, that is declining sex ratio in India। sex ratio का मतलब होता है the number of females over number of males in a country। तो अगर sex ratio की बात करें, तो यहाँ पे historical trend हम देखें, तो India has experienced a steady decline in sex ratio over the past century। हमारे जो number of females है एज पर द नंबर ऑफ 1000 मेल्स, वो लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे सन प्रेफरेंस हो गया, फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, अबॉर्शंस जो होते हैं वो सेक्स सेलेक्टिव करने लग गए थे लोग, अब तो उनको बैन कर दिया गया। नाउ द सिनेरियोज आर इंप्रूविंग, बट इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ वेरी शार्प डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे देखिए, इट ड्रॉप फ्रॉम 1972 इन 1901 और 1933 हो गया 2001 में। तो काफी शार्प डिक्लाइन आया, लगभग 40 का डिक्लाइन आ गया, विच इज अ लॉट इफ वी टॉक अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। फिर उसके बाद 2011 का जो सेंसस है, इट शॉर्ड ए स्लाइट रिकवरी विथ द रेशियो गोइंग टू 943। तो 933 2001 में हुआ करता था और 2011 में 943 तक पहुंच गया। तो वी आर शोइंग इंप्रूवमेंट्स, बट स्टिल इट इज वेरी लेस। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, तो ये बहुत तेजी से गिरा है। ये 1991 के अंदर 945 हुआ करता था, जबकि 2001 में 927 तक आ गया, और 2011 में तो ये और कम हो गया, 919 पे चला गया। इन 2001 फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड सेक्स रेशियो फेल बिलो द ओवरऑल सेक्स रेशियो। मतलब आगे ये और दिक्कत आने वाली है, बट नाउ वी आर इंप्रूविंग कहीं ना कहीं। लेकिन ये ट्रेंड से ये तो काफी खतरनाक ही थे। यहाँ पे देखिए, जो सेक्स रेशियो 1901 मतलब 1900 में 972 हुआ करता था, 2001 में ये 1933
933 तक आ गया था और 1991 में इट वाज द लोवेस्ट एट 927। 2011 में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी करी है। 2021 वाला हमारा सेंसस हुआ नहीं है, इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड टू टेक प्लेस इन 2026। अब आगे का देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर और क्या लिखा हुआ है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज, तो एक काफी एस्टोनिशिंग फैक्ट है कि जो प्रॉस्पेरस स्टेट्स है, मतलब जो अमीर स्टेट्स है, वहां पे सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम है। जैसे हरियाणा में 793, उसके बाद में पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी काफी कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। केरला के अंदर भी 964 है और अरुणाचल प्रदेश वाज द बेस्ट, दैट वाज 972। स्टिल इट इज नॉट गुड। और फिर भी देखिए जो सबसे अच्छा सेक्स रेशियो जिस देश का है, दैट इज 9, जिस स्टेट का है हमारे देश में, वो 972 आ रहा है। दैट मींस इट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस। हाई, अब कॉजेस क्या है? एक तो हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी अमंग गर्ल्स ड्यू टू नेग्लेक्ट, मतलब गर्ल्स के इन्फेंट कंडीशन में, मतलब जब वो बच्चे होते हैं तो डेथ रेट ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता हेल्थ केयर वगैरह पे। तो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर। उसके बाद में वाइड स्प्रेड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस यूजिंग सोनोग्राफी। तो पहले क्या हुआ करता था, लोग पहले ही जेंडर डिटर्मिनेशन कर लेते थे और लड़कियों को अबॉर्ट कर देते थे अगर कोई गर्ल चाइल्ड होती थी, तो इस वजह से भी लड़कियों का जन्म कम होता था। और उसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हुआ करता था, अगर किसी लड़के का जन्म हो गया तो उनको मार भी दिया जाता था। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ अ सिनेरियो व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री। अब इसको और हम पढ़ते हैं कि लीगल मेजर्स क्या क्या लिए गए। तो एक लॉ बनाया गया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1996, और इसको फर्दर अमेंड किया गया 2003 में। तो इसने जेंडर डिटर्मिनेशन को बैन ही कर दिया कि आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि क्या जेंडर है बच्चे का। तो अबॉर्शन होगा कैसे, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को काफी कंट्रोल कर लिया इस लॉ ने। उसके बाद में येट डीप रूटेड सन प्रेफरेंस परसिस्ट स्पेशली इन एफ्लुएंट स्टेट्स, बट अभी भी ये सिचुएशन पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, सही हो रही है बट पूरी नहीं हुई है। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू इंप्रूव अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड सेक्स रेशियो। सस्टेनेबल चेंज डिपेंड्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डॉटर्स। सो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस टॉपिक एज वेल, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग लिटरेसी, उसके बाद में रूरल अर्बन डिफरेंसेस और फाइनली पॉपुलेशन पॉलिसी। 3 टॉपिक्स बचे हैं। तो लिटरेसी की अगर हम बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो पढ़ाई का तो देखो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस। अगर कोई पढ़े लिखे लोग है, किसी देश के पास पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, तो दे आर गोइंग टू ग्रो वेरी शार्पली बिकॉज इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। जैसे यूरोप है, अमेरिका है, इनके अंदर इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने लिटरेसी रेट्स पे काफी समय पे ध्यान दे दिया था, बट हमारी कंट्री नहीं दे पाई थी बिकॉज वी वर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। बट इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है हमारी जो लिटरेसी है। तो लिटरेसी की सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, इनेबल्स इकोनॉमिक मोबिलिटी बाय एक्सपेंडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ अवेयरनेस को ये प्रमोट करती है और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी भी ये प्रमोट करती है। लिटरेसी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद में वी हैव शोन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें तो मोर देन 2/3 मतलब 73% पॉपुलेशन इज लिटरेट। हाउएवर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिट्स द पेस ऑफ लिटरेसी एक्सपेंशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो लिटरेसी भी बहुत धीरे ही बढ़ती है बिकॉज जो नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको एजुकेट करना इज अ बिग टास्क। अब यहाँ पे देखिए देयर इज अ डिफरेंस, मतलब मेल्स की जो लिटरेसी रेट है वो 80.9% थी 2011 में, जबकि फीमेल्स की 64.6% ही थी। दैट मीन्स we are kind of experiencing increase in literacy rates, but female literacy rates है वो काफी धीरे बढ़ रही है। Now moving forward with the next topic that is gender gap in literacy। तो देखो 2011 के अंदर फीमेल लिटरेसी जो है वो मेल लिटरेसी से 16.3% कम थी। ये आपने देखा भी था, मैंने यहाँ पे डेटा में दिखाया था आपको। उसके बाद में बिटवीन 2001 to 2011 फीमेल लिटरेसी रोज बाई 10.4% कंपेयर टू 7.6% फॉर मेल्स। बट देखो स्कोप भी तो ज्यादा था ना, पहले फीमेल लिटरेसी रेट थी इतनी कम कि वो परसेंटेज ग्रोथ है वो ज्यादा आ गई, बट नंबर्स वाला ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं था, परसेंट में ज्यादा दिख रहा है। अब उसके बाद फास्टर ग्रोथ फॉर वुमेन इज ड्यू टू लोअर स्टार्टिंग बेस, क्योंकि पहले ही कम पढ़े लिखे लोग थे तो वो मतलब एक बेस ही छोटा था तो उसके ऊपर परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, बट नंबर वैसे कम है एज कंपेयर टू द मेल्स हु आर लिटरेट। सोशल एंड रीजनल डिस्पैरिटीज की अगर हम बात करें तो एससीज और एसटीज के अंदर विमेन हैव वेरी लो लिटरेसी रेट्स। केरला शोज नियर यूनिवर्सल लिटरेसी, जबकि बिहार इज सिग्निफिकेंटली बिहाइंड। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब अगर लिटरेसी नहीं होगी तो क्या क्या दिक्कत होगी। जैसे मान लो कि कोई एक जनरेशन किसी फैमिली की एजुकेट हो जाती है तो वो आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करेंगे, फिर वो आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, तो इस तरीके से फैमिलीज एफ्लुएंट बन जाती है विद टाइम। लेकिन अगर इलिटरेसी रहेगी तो
लगातार इलिटरेट रहना पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बिकॉज पीपल डोंट हैव नॉलेज अबाउट द एजुकेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. तो लिटरेसी गैप्स क्रिएट इंटरजनरेशनल डिसएडवांटेजेस. इलिटरेट पेरेंट्स ऑफन कांट सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, रीइंफोर्सिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. जो इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं वो चाहते तो है पढ़ाना, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं होता जितना बाकी लोगों को होता है. तो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग लिटरेसी इन इंडिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूरल अर्बन डिफरेंसेस. तो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन अर्बन पॉपुलेशन, बट स्टिल द पॉपुलेशन इज डोमिनेटेड बाय रूरल पीपल. तो 2011 में इंडिया हैड 68.8% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज और 31.2% टोटल अर्बन एरियाज के अंदर रहते थे. ये बढ़ रहा है. 1901 में ये 11% था, जबकि ये 2001 में 28% हो गया और 2011 में 31.2% हो गया जो अर्बन पॉपुलेशन है. एक डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी. तो एग्रीकल्चर एक टाइम पे बहुत बड़ा सेक्टर हुआ करता था. एग्रीकल्चर मेनली रूरल एरियाज में होता है, बट अब ये इंडिया की इकोनॉमी का सिर्फ 1/6 ही है. ओनली 1/6 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे देखो कि इट वाज वंस डोमिनेंट, बट अब ये 1/6 है जीडीपी का, लीडिंग टू ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल एंड एग्रेरियन लाइफस्टाइल. अब चेंजिंग रूरल ऑक्यूपेशंस की अगर हम बात करें तो लोग जो है रूरल एरियाज के वो नॉन फार्म्स जॉब को चूज कर रहे हैं एज ट्रांसपोर्ट, स्मॉल बिजनेसेस एंड हैंडीक्राफ्ट्स. और डेली कम्यूटेशन भी होता है, मतलब गांवों से लोग शहर की तरफ आते हैं काम करने के लिए और शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच इज चेंजिंग इन रूरल इंडिया. अब आगे के इसी का ही एक्सटेंशन देखते हैं इसी टॉपिक का हम. अर्बन इन्फ्लुएंस ऑन विलेजेस की अगर हम बात करें तो देखो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द सोशल मीडिया ये अर्बन कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रही है रूरल एरियाज में. अब रूरल पीपल को एस्पायरेशंस होती है टू लिव द अर्बन लाइफस्टाइल्स और शिफ्ट टू द सिटीज. रूरल मार्केट्स आर बिकमिंग इंटीग्रेटेड विद अर्बन कंज्यूमर मार्केट्स. रूरल अर्बन माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये क्यों होता है? इट इज ड्रिवन बाय अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज में ज्यादा स्कोप होता है एम्प्लॉयमेंट का, तो ड्रिवन बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सीपीआरस लाइक फॉरेस्ट एंड पॉन्ड्स. पहले क्या होता था कि विलेजर्स को ये चीजें फ्री में मिल जाती थी, वाटर का एक्सेस हो गया या फिर फॉरेस्ट का एक्सेस हो गया, लेकिन अब सरकार ने ऐसे लॉज बना दिए कि ये इतने आराम से एक्सेस नहीं कर सकते. तो इन फ्री रिसोर्सेज की जाने की वजह से भी लोग अर्बन एरियाज की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. तो विलेजर्स नाउ नीड कैश टू बाय एसेंशियल्स वंस दे कलेक्टेड फ्रीली, पुशिंग देम टुवर्ड्स सिटीज. अब पैसे देके खरीदना है तो सिटी में रह लेंगे, गांव में रहने की क्या जरूरत है. तो ये भी एक धारणा लोगों के अंदर आ रही है. अब आगे हम देखते हैं सोशल इंपैक्ट ऑफ अर्बन लाइफ. तो अर्बन एरियाज क्या है? एक अनोनिमिटी प्रोवाइड करवाते हैं. अनोनिमिटी का मतलब क्या होता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता, किसी को पता ही नहीं है कि कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, या लोअर कास्ट से या अपर कास्ट से है. तो इस वजह से लोगों को एक अनोनिमिटी मिलती है, जिस वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम होता है. ये भी लोअर कास्ट के लोगों को अर्बन एरियाज की तरफ ज्यादा डाइवर्ट करता है रूरल एरिया से. इवन डोमिनेंट कास्ट मेंबर एक्सेप्ट लो स्टेटस जॉब्स इन सिटीज विच वुड बी अ स्टिग्मा इन विलेजेस. तो जो लोअर जॉब्स जिनको माना जाता है वो अपर कास्ट के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द सिटीज. सो दैट्स व्हाई एक उनको भी एनोनिमिटी मिलती है जो अपर कास्ट के लोग है ना, कि वो भी अगर गांव में अगर कोई लोअर काम करे तो लोग हो सकता है जज करे, बट अगर सिटीज में वो ऐसा कर रहे हैं तो इस तरीके की दिक्कत नहीं आती है. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियो. रैपिड अर्बन ग्रोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस. तो आज की डेट में इंडिया में 5000 अर्बन एरियाज है, इसके अंदर 377 मिलियन लोग रहते हैं. अब ये करंट फिगर्स है वो और भी ज्यादा है. पीपल आर माइग्रेटिंग मोर नाउअडेज. 2/3 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली 27 सिटीज. हमारे पास 5000 सिटीज है, लेकिन सिर्फ 27 सिटीज में 2/3 अर्बन पॉपुलेशन रहती है. मेनली ये जो बड़ी सिटीज है ना, मुंबई हो गया, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, भोपाल या फिर लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं. अर्बन मीडिया बायस. डिस्पाइट मीडिया फोकस ऑन सिटीज, रूरल इंडिया रिमेन सोशली एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल. मतलब रूरल कल्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है. इट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल और पॉलिटिकली तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है बिकॉज लोग ज्यादा है तो वोट ज्यादा है. तो दैट इज रिगार्डिंग द रूरल अर्बन डिफरेंसेज इन इंडिया. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पॉपुलेशन पॉलिसी. तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्टली इंपैक्ट्स द डेवलपमेंट, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया. मैनेजिंग पॉपुलेशन एक्सपेंशन इज अ क्रिटिकल चैलेंज. बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ आराम से फोस्टर हो सकती है. अर्ली पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया ने 1952 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था. इट एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंप्रूविंग हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस. ये प्लान हमने 1952 में चलाया था. फिर इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ
कि सरकार ने मास स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी करना चालू कर दी, लोगों को डरा धमका के या कोर्स करके। तो इसको सेटबैक मिला, पब्लिक बैकलैश हुआ, ड्यू टू दिस इट वाज बीइंग अबेंडन्ड। जो ये मास स्टरलाइजेशन सरकार कर रही थी ना इमरजेंसी के टाइम पे, तो इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉलिसी। और अब जो ये स्टरलाइजेशन है मतलब नसबंदी जो है वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है कि मन है तो करवाओ, नहीं फिर कोई जरूरत नहीं है। तो दिस रीशेप्ड द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टू एम्फेसाइज ब्रॉडर वेलबींग, शिफ्टेड कोअर्जन टू वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। मतलब कोअर्जन का मतलब होता है डराना धमकाना, और अब लोग वॉलंटरीली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब लेटर पॉलिसीज, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई हमने 2000 के अंदर, इट प्रोवाइडेड अपडेटेड गोल एंड स्ट्रेटेजीज। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 2017 के अंदर आई, जिसने इन गोल्स को और ज्यादा रीडिफाइन किया। वाइल पॉलिसीज आर वाइटल, लास्टिंग चेंज रिक्वायर्स एड्रेसिंग डीपर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल मस्ट बी बेस्ड ऑन एजुकेशन, अवेयरनेस एंड वॉलंटरी चॉइस, नॉट कोअर्जन। मतलब जो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल आपको करनी है तो लोगों को अवेयर करो, एजुकेट करो, इस तरीके से करो, ऐसे नहीं कि डरा धमका के कोअर्ज करके आप ये सब कर रहे हो। वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर गाइस। जो आपका सेकंड चैप्टर था दैट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आई विल बी बैक सून विद द पार्ट 1 of the chapter 3 soon. Thanks a lot guys. See you and don't forget to like and subscribe to my new channel. Thanks a lot.